हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 30 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम रामसर जो स्थल है, रामसर संधि क्या है, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो रामसर साइट क्या है, रामसर स्थल, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि रामसर जो संधि है वो कब हुई थी। तो 2 फरवरी 1971 को, ध्यान रखेंगे 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि हुई थी। रामसर संधि हुई थी। दोस्तों ये रामसर संधि के नाम से क्यों जानी जाती है? दरअसल ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर ये संधि हुई थी, तो इस वजह से इसे रामसर संधि कहा जाता है। दोस्तों ये जो संधि है ये किस तरह की संधि थी और किस बात पे लेकर के ये संधि की गई थी? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी। अब दोस्तों आर्द्र भूमि क्या होता है? तो आर्द्र भूमि क्या है कि पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, ऐसी जगह जो दलदल है, जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, डेल्टा है, बाढ़ के मैदान हैं, चावल के खेत हैं, समुद्री क्षेत्र है, तालाब है, जलाशय है, यानी ऐसी जगह जहां पर वर्ष भर पानी भरा रहता है और वहां पर जो है कई पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ऐसे स्थल को क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि कहते हैं। तो इन्हीं आर्द्र भूमि को जो है इस संधि के तहत जोड़ा जाना ये तय किया गया था। 2 फरवरी 1971 को ये संधि पर अंतर्राष्ट्रीय जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो अब यहाँ से बात ये क्लियर हुई। अब दोस्तों रामसर स्थल के फायदे क्या होते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रामसर संधि आखिर हुई थी तो इससे लाभ क्या है? तो दोस्तों क्या है कि अगर कोई भी स्थान रामसर साइट घोषित हो जाता है तो लाभ ये होता है कि उसके जो रख रखाव का काम है, उसके जो आधारभूत संरचना के विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसके द्वारा उसका वित्त पोषण किया जाने लगता है। तो ये फायदा होता है जब कोई स्थल रामसर संधि के तहत जो है जोड़ दिया जाता है, रामसर साइट जो है उसे घोषित कर दिया जाता है, तो उसका जो रखरखाव है वो अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों अभी भारत में अगर देखा जाए कि भारत में कितने रामसर संधि हैं वर्तमान में, तो दोस्तों 3 अगस्त 2022 को भारत में 10, देखेंगे यहाँ से 3 अगस्त 2022 को भारत में 10 नए आर्द्र भूमि स्थल, 10 नए रामसर साइट्स को जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों याद रखेंगे आप 13 अगस्त 2022 को भारत में फिर से कितने 13 अगस्त 2022 को भारत में कितने नए, 13 नहीं 11 नए रामसर स्थल जोड़े गए। तो कुल मिलाकर के भारत में अगस्त महीने में ही जो है कितने जोड़े गए? तो 21 रामसर स्थल जो है भारत में जोड़े गए। और संख्या जो है भारत में एट प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए तो जो भारत में संख्या है वो है रामसर स्थल की 75। ठीक, ध्यान रखेंगे भारत में जो रामसर स्थल की संख्या है कुल वो कितनी है? तो 75 रामसर स्थल की संख्या भारत में हो गई है। अब दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। कौन कौन से हैं? तो ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरौर खिंचाव, दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, सरसई नावर झील इटावा, सुर सरोवर झील कीठम झील ये आगरा में है, नवा हैदरपुर वेटलैंड और 10वां जोड़ा गया था बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में। तो ये 10 रामसर स्थल है हमारे उत्तर प्रदेश के। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का जो सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, वो जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ध्यान रखेंगे आप, सुंदरबन ये जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो ये रामसर स्थल से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हमने जानी। अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीते और ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो ये जीती है लखनऊ ने।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के किस स्थान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया? तो नैमिषारण्य स्थान से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, वहाँ से आप ये दोनों पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकेंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कब शुरू हुआ था? तो ये जो है 27 अगस्त को शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत किस राज्य में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो केरल में जो है इसे शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो साल 2046 तक। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए पुरुष युगल प्रतियोगिता में पहला पदक किसने जीता? तो ये जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने, क्योंकि ये युगल का खिताब था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, स्मृति वन स्मारक का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड को कितने साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? तो नागालैंड को अभी जो है 119 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। दोस्तों, हमारे देश में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती के अवसर पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो मेजर ध्यानचंद हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। इनका जो जन्म है वो 29 अगस्त 1905 को हुआ था। कहाँ पर? तो वर्तमान में जो प्रयागराज है वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका 29 अगस्त 1905 को जन्म हुआ था। दोस्तों, हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण ध्यानचंद को 1927 में लांस नायक के रूप में नियुक्त किया गया था और 1932 में नायक और 1936 में सूबेदार को पदोन्नति किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 29 अगस्त को जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आप वो भी ध्यान रखेंगे 6 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये 29 अगस्त को 6 अप्रैल को, ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद होगा, अभी साल 2021 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम बदला गया था और उसका नाम क्या किया गया था? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर उसका नाम किया गया था। उस अवार्ड का क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम क्या था, तो उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, काशी की बेटी सुमेधा पाठक ने कोरिया के चांगवोन में खेले जा रहे वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रजत पदक। दोस्तों, काशी की ये रहने वाली हैं सुमेधा पाठक। इन्होंने एक बार फिर से काशी और प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन किया। दरअसल दोस्तों क्या है कि कोरिया के चांगवोन में एक प्रतियोगिता जो है आयोजित की जा रही थी, कौन सी? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप जो है आयोजित किया जा रहा था। तो उसमें 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो सुमेधा पाठक हैं इन्होंने रजत पदक जीता और इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। दोस्तों, ये जो सुमेधा पाठक हैं इन्होंने जो है लक्ष्मीबाई अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, तो वो भी ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। दोस्तों, ये सुमेधा पाठक ये हैं कहाँ की? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, वाराणसी की हैं। ठीक है, काशी आ जाए तो काशी की, काशी वाराणसी एक ही बात है, याद रखेंगे। सुमेधा पाठक एक वाराणसी की रहने वाली हैं और इन्होंने कोरिया की चांगवोन में जो एक विश्व कप था, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप, उसमें 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में डिजिटल मैन ओम प्रकाश का जिक्र किया, उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उन्नाव से। दोस्तों, मन की बात जो कार्यक्रम है उसमें पीएम मोदी ने उन्नाव के हसनगंज ग्राम पंचायत निवासी ओम प्रकाश सिंह का जिक्र किया। दरअसल दोस्तों, ये जो ओम प्रकाश सिंह है, उन्होंने क्या किया है, तो इनके बारे में पीएम ने ये बताया कि जो ओम प्रकाश सिंह हैं, उन्होंने किस तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़कर पूरे गांव को डिजिटल साक्षर बनाने में सफलता हासिल की और आज कई स्थानों पर इंटरनेट सेवा दे रहे हैं और इसके साथ ही 20 लोगों को अपने साथ जोड़कर रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह को पीएम मोदी ने मन की बात में डिजिटल मैन बोला। ठीक ध्यान रखेंगे, डिजिटल मैन कहा। अगर आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किस व्यक्ति को जो है डिजिटल मैन बोला, तो याद रखेंगे आप ओम प्रकाश सिंह को। ये उन्नाव के रहने वाले ओम प्रकाश ने हसनगंज ब्लॉक के 300 गांवों को इंटरनेट से जोड़ा। उन्होंने इसकी शुरुआत साल 2019 में की थी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, ये इनका एक बड़ा काम है। जो ओम प्रकाश सिंह हैं, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो उन्नाव के हसनगंज ग्राम पंचायत है उसमें इन्होंने 300 गाँव को इंटरनेट से जोड़ा है। इन्होंने पूरे गाँव को जो है डिजिटल साक्षर बनाने में सफलता हासिल की है। तो यही इनका एक बड़ा काम है। इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें क्या कहा है, डिजिटल मैन बोला है। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है रोहित शर्मा। दोस्तों, भारत के जो कप्तान है रोहित शर्मा, इन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम पर फिर से किया। वह T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा ने 11 रन बनाते ही न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ दिया। भारतीय कप्तान के अब 3,499 रन हो गए हैं। वहीं जो मार्टिन गुप्टिल है उनके 3,497 रन हैं। और जो विराट कोहली हैं, अगर इनकी हम बात करें तो विराट कोहली जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि T20 इंटरनेशनल में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन सा है? तो ये हो गए हैं रोहित शर्मा। इनसे पहले कौन थे? तो मार्टिन गुप्टिल थे। उन्हें भी जो रोहित शर्मा है इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब जो है नाम याद रखेंगे, जो भारत के कप्तान है रोहित शर्मा, ये जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल में रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे नंबर पर मार्टिन गुप्टिल और तीसरे नंबर पर आते हैं विराट कोहली। ठीक, तो तीनों याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 150 वनडे विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज, भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन से हैं? तो नाम याद रखेंगे आप, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो है ये 150 वनडे विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज हैं। अगला है, पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। याद रखेंगे आप, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट की यहाँ पर बात हो रही है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो है जसप्रीत बुमराह के नाम पर। और इन्होंने एक ओवर में कितने रन बनाए हैं? तो याद रखेंगे आप, 29 रन इन्होंने बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। अगला है, बतौर कप्तान T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, तो ये हैं रोहित शर्मा। तो यहाँ पर याद रखेंगे रोहित शर्मा का नाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राहुल शर्मा ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। भारतीय क्रिकेटर राहुल शर्मा ने 28 अगस्त को जो है खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों, ये जो राहुल शर्मा है ये पंजाब के रहने वाले हैं और 2011 में इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था। ये अभी तक भारत के लिए 4 एक दिवसीय मैच खेले और 2 T20 मैच ये खेल चुके हैं। राहुल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास लेने के बाद अब ये क्या करेंगे, तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में ये नजर आएंगे। तो याद रखेंगे कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो राहुल शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, खेल मंत्रालय ने। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के
26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया। इस पहल का हिस्सा बनने वाली कुछ प्रमुख एथलीटों में राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता ने कहा तो निखत जरीन, ठीक, यहाँ से याद रखेंगे विजेता, ये यहाँ पे गलत टाइप है, निकहत जरीन, तो निखत जरीन पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता भावना पटेल आदि इसमें शामिल थी। ठीक, तो याद रखेंगे आप कि मीट द चैंपियन जो पहल है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया, याद रखेंगे। और इसमें जो हिस्सा बनने वाले कुछ एथलीट हैं प्रमुख, वो कौन से रहे, तो नाम ध्यान रखेंगे, निखत जरीन और भावना पटेल। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने, तो अभी जो है आदिल सुमरीवाला ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बन गए। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ ने नए चुनाव होने तक जो आदिल सुमरीवाला हैं इन्हें संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना है। भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा के जुलाई 2022 में पद से इस्तीफा देने के कारण पद रिक्त हो गया था और तब से लेकर के अभी तक वो पद रिक्त था। तो हाल ही में आदिल सुमरीवाला को संघ का अध्यक्ष बनाया गया भारतीय ओलंपिक संघ का, और जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये जो है इस पद पर बने रहेंगे। अगला अक्षर है तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस नई वेबसाइट की शुरुआत की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ सागर। दोस्तों, भारत सरकार ने तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट का अनावरण किया। वेबसाइट का नाम क्या है, तो www.swachhsagar.org ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को जो है सफाई मिशन को जो है ये वेबसाइट बढ़ावा देगी। सरकार के अनुसार अभियान के पहले 20 दिनों के दौरान 200 टन से अधिक कचरा, मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक, समुद्र तटों से हटा दिया गया। तो याद रखेंगे आप कि हाल ही में भारत सरकार ने तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी वेबसाइट का अनावरण किया, तो swachhsagar.org जो वेबसाइट है उसका अनावरण किया गया। नाम याद रखेंगे, स्वच्छ सागर, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल पुल का उद्घाटन किया। ये जो पुल है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये जो पुल है ये साबरमती नदी के 2 किनारों को जोड़ता है। यह डिजाइन और नवाचार में अद्वितीय है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल पुल का उद्घाटन किया, तो ध्यान रखेंगे आप साबरमती नदी पर अहमदाबाद में। अगर वैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में 300 मीटर लंबे अटल पुल का उद्घाटन किसने किया, तो याद रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहां पे किया है, अहमदाबाद में साबरमती नदी पर। अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। दोस्तों, वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस 29 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। पहले दिन डेनियल मेदवेदेव पहले दौर में स्टीफन कोजलोव के साथ खेले। सेरेना विलियम्स की यूएस ओपन में अपने अंतिम टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद है। वह 23 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुकी हैं। कौन, सेरेना विलियम्स। उन्होंने ग्रैंड स्लैम में जीते अपने 23 प्रमुख सिंगल्स खिताबों में से पहला जो खिताब है वो साल 1999 में जीता था सेरेना विलियम्स ने। तो याद रखेंगे कि वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जो है ये कहां पर शुरू हुआ, तो न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। और कब, तो 29 अगस्त 2022 को। तो दोस्तों, ये थे 30 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, जस्टिस यू ललित। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये रहा आज का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक का चयन शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए हुआ है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।